हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे पास थर्सडे से लेके अभी तक 6-7 स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ चुके हैं व्हाट्सएप पर कि सर अगला जो सीरीज़ में क्वेश्चन पेपर है वो कब सॉल्व करेंगे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस से बचने के बाद जितना टाइम मिलता है ना, उसमें मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 2-3 पेपर्स में हर वीक सॉल्व कर लिया करूँ। ठीक है, तो हम 1 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 1 का जो पहला पेपर था वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और आज हम शुरू कर रहे हैं 1 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आइए आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। राजन के 3 भाई और 3 बहनें हैं। क्या करना है? उपयुक्त विकल्प चुनना है जो अंडरलाइन सेगमेंट में है। जो अंडरलाइन है उसमें कोई एरर है, उसको सब्स्टिट्यूट हमको इन चारों में से कोई चुनना है। राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। अब मैंने क्लास में भी कई बार बताया है कि जो हैव है ना, उसके साथ में हम जो आईएनजी का प्रयोग करते हैं, मतलब जब हैविंग लगाते हैं, उसका प्रयोग तब नहीं कर सकते अगर हम किसी चीज़ को ओन करना दिखा रहे हैं या किसी चीज़ का पोजेशन दिखा रहे हैं कि ये चीज़ मैं ओन करता हूँ, ये चीज़ मेरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ बाइक, तो मैं ओन करना दिखा रहा हूँ ना कि ये मेरे पास एक बाइक है। तो जब भी आप कोई ओन करते हैं या पोजेशन आपके पास है, उस समय आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस गलत है। क्या होगा? आई हैव अ बाइक। ठीक है, और जिस केस में आप आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जहां सही है, वो कौन सी जगह होती है? जब आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, मतलब खा पी रहे हो, और या आप कोई चीज़ इंजॉय कर रहे हो। जैसे अगर मैं ये कहूँ आई एम हैविंग टी एंड समोसा, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं? कंज्यूम कर रहा हूं ना, उसका भोग कर रहा हूं। तो ये सही है, यहां पर आईएनजी लगा सकते हैं। या किसी ने पूछा क्या कर रहे हो और तुम्हारा हाल कैसा है, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम एंजॉइंग और आई एम हैविंग गुड टाइम। तो यहां पर अगर मैं ये कह रहा हूं आई एम हैविंग गुड टाइम, मतलब बहुत मैं अच्छे तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहा हूं, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं? एंजॉय करने के लिए। तो यहां पर हैविंग सही है। तो हैविंग, अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं या कहीं एंजॉय करने की भावना ला रहे हैं, तब तो हैविंग सही है। और अगर आप कुछ अपने पास होने की, ओन करने की, पोजेशन करने की कर रहे हैं, तो गलत है। तो यहाँ क्या है? राजन कह रहा है कि मेरे 3 भाई और 3 बहनें हैं, तो कुछ ओन पोजीशन करने की बात हो रही है ना, तो ये गलत है। तो क्या होगा? राजन हैज 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। ठीक है, तो ये सही है। अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बात समझ में आएगी। ठीक है, राजन हैज 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर्स डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी। ये कह रहे हैं एप्रोप्रिएट सिनोनिम चुनना है, पर्यायवाची चुनना है हमको इनमें से। ठीक है, द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर्स डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी। अब स्पोरेडिक मतलब क्या होता है? स्पोरेडिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, जिसे हम बोलते हैं कि कोई चीज जब अनियमित हो रही हो, ठीक है ना, या हम लोग इसको और बोलते हैं छुटपुट, या जिसे बोलते हैं ना कि स्पोरेडिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, मतलब छुटपुट घटनाएं वायलेंस की, या कभी कभार कोई चीज हो रही है। या जैसे बोलेंगे स्पोरेडिक गन फायर, मतलब रह रह के गन फायर हो, रह रह के बंदूक चलने की आवाज आ रही थी या बंदूक चल रही थी। तो स्पोरेडिक मतलब अनियमित, छुटपुट, या कोई चीज जो रेगुलर ना हो। ठीक है,
हमें क्या बताना है, सिनोनिम। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर, लगातार कोई चीज चल रही हो। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्ट ना हो, जिसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। रेपिटेटिव का मतलब क्या होता है, रेपिटेटिव का मतलब होता है जो चीज बार बार हो रही हो। और ओकेजनल का मतलब क्या होता है, ओकेजनल का मतलब जो लगातार नहीं हो रही, जिसको हम बोलते हैं यदा कदा हो रही हो, कभी कभार हो रही हो। तो मैंने क्या बोला, अनियमित, स्पोरेडिक का मतलब। तो स्पोरेडिक का मतलब अगर अनियमित बोला, छुटपुट बोला, कभी कभी बोला, तो उसका सिनोनिम क्या आया, ओकेजनल, यदा कदा। कोई चीज़ यदा कदा हो रही है, इसका मतलब वो क्या हो रही है, अनियमित है, छुटपुट है। ठीक है, तो स्पोरेडिक का पर्यायवाची सिनोनिम क्या हुआ, ओकेजनल। चलिए, ये है हमारा सामने क्वेश्चन नंबर 3। He used to reply that the only place for which he went was the town library। करना क्या है, कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर है इन पोर्शंस में से, 4 पोर्शन में, वो हमें बताना है। वह बताता था या वह रिप्लाई देता था या वह उत्तर देता था कि एकमात्र स्थान जहां वह जाता है, जहां वह जाता था, वो क्या था, टाउन लाइब्रेरी था। मतलब शहर का जो पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था, वो था। ठीक है, तो he used to reply that the only place for which मतलब क्या होता है, for which मतलब जिसके द्वारा वह जाता था, जिसके लिए भी वह जाता था। तो यहाँ जिसके लिए की तो बात हो नहीं रही है। तो वह बताता था कि वह एकमात्र प्लेस जहां वह जाता था ना, तो द ओनली प्लेस फॉर विच की तो जरूरत ही नहीं है, ओनली प्लेस ही वेंट was the town library। so he used to reply that the only place he went was the town library। उसने, वह जवाब देता था कि एकमात्र स्थान जहां वह जाता था वह टाउन लाइब्रेरी था। तो ये फॉर विच की जरूरत यहां नहीं है। ठीक है, तो एरर किस पोर्शन में हुई, इस पोर्शन में। आंसर क्या है, 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस प्रीपोजिशन की और इस विच प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट, जिस, अब फॉर विच का यहाँ हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है, जिसके लिए। ठीक है, अब यहाँ जिसके लिए तो वो जान ही रहा है, वो तो वो कहना क्या चाह रहा है कि वह रिप्लाई करता था कि केवल एकमात्र प्लेस जहां वह जाता था। तो सीधे सीधे दैट द ओनली प्लेस ही वेंट वाज द टाउन लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहे हैं कि PQRS का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, दे ऑल्सो वोर फेल्ट कैप्स टू कवर देयर ईयर्स। दे वोर ट्राउजर्स, अब ये जैसे दे आया तो यहाँ से तो शुरू नहीं हो सकता, किसी के बारे में बता रहे होंगे ना, तभी तो दे आया। दे वोर ट्राउजर्स टक्ड इनटू लेदर बूट्स, ये भी नहीं हो सकता। दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल आर्चर्स एंड हॉर्समैन, विच प्लेस, दिस प्लेस, तो ये भी नहीं हो सकता। इन द 5th and 4th centuries BC, today's South Ukraine was known as स्थितिया। ठीक है, आई होप यही इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, मैंने पहली बार ये वर्ड देखा है, सी थी या। ठीक, तो कह रहे हैं कि 4वीं और 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, आज का जो दक्षिण यूक्रेन है उसको सिथिया के नाम से जाना जाता था। ठीक, अच्छा, अब ये सिथिया के नाम से जाना जाता था, अब ये क्या कह रहे हैं, दिस प्लेस, कौन सा प्लेस, ये वाला प्लेस। ठीक है, तो उसका मतलब डी के बाद क्या आ गया, सी। अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दे प्रोनाउन यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, और यहाँ दिस प्लेस बता रहे हैं, तो इसका मतलब कोई प्लेस आया होगा तभी तो दिस प्लेस बता रहे हैं। इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत डी से होगी, पहली बात। दूसरी बात, दिस प्लेस आया, दिस प्लेस मतलब कौन सा प्लेस, सिथिया, तो इसका मतलब डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी यहाँ आ रहा है, और किसी में है नहीं। ठीक, अब बी दे वोर ट्राउजर्स
अच्छा, इसका पहले हिंदी बता दूं। दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल आर्चर्स एंड हॉर्समैन। यह स्थान अपने कुशल आर्चर्स मतलब जो लोग धनुष बाण चलाते हैं ना, जिसको धनुर्धर बोलते हैं हम लोग, एंड हॉर्समैन मतलब घुड़सवारों के लिए प्रसिद्ध था। दे वोर ट्राउजर्स टक्ड इनटू लेदर बूट्स। वो अपनी जो पैंट होती है, उनको पतलून बोलते हैं, उसको बांधते थे किसमें, जो चमड़े के उनके जूते होते थे। ठीक है, जो चमड़े के जो जूते होते हैं, लेदर बूट जो ऊपर तक आ जाते हैं, उसके अंदर वो अपनी ट्राउजर्स को टक कर लेते थे। टक मतलब किसी चीज में फंसा देना या बांध देना। दे ऑल्सो वोर फेल्ट कैप्स टू कवर देयर ईयर। और वो अपने कानों को ढकने के लिए एक फेल्ट कैप भी पहनते थे। तो ठीक हो गया, डी सी बी और ए। बी चाहे ए पहले कर दें बी बाद में कर दें, वो अच्छा नहीं, सॉरी, ये भी ठीक है। दे वोर ट्राउजर्स और दे ऑल्सो वोर। हाँ देखिए, इसका मतलब बी के बाद ही आएगा, क्योंकि ऑल्सो का मतलब भी, इसका मतलब कि पहले कहीं कोई चीज पहनाने की बात हुई है, दे वोर, तभी तो दे ऑल्सो वोर आया। तो इसका मतलब बी के बाद ए, ये भी कंफर्म्ड हो गया। ए के बाद बी नहीं आ सकता, बी के बाद ही आएगा, क्योंकि ऑल्सो दिया है। तो डी सी बी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी सी बी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मत सोचिए कि अरे सर, जब पहले ही मालूम पड़ गया है कि डी से शुरू हो रहा है तो इतना ढूंढने की क्या जरूरत है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी यहाँ सिर्फ ये सोच के डी सोच के आगे बढ़ गया होता अगर मैं पेपर सॉल्व कर रहा होता तो जल्दी से। ठीक है ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि देखिए, एक प्लेस को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद दिस प्लेस बताया, तो डी के बाद सी आया। उसके बाद दे वोर हुआ, फिर दे ऑल्सो वोर हुआ, वो भी पहनते थे, तो बी के बाद ए आया। इसका मतलब सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। ये कह रहे हैं कि मैनी कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में कई, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, दुनिया में कई समुदाय, स्टिल फील दैट, अभी भी उनको ऐसा लगता है, दैट देयर वॉइसेस एंड पोजीशंस हैज बीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड। ठीक है, कि उनकी जो आवाज है और जो उनकी स्थिति है उसको डिसइनफ्रेंचाइज मतलब जैसे कहीं कोई वोट देने का अधिकार होता है, या कहीं कोई पर्टिकुलर अधिकार होता है, जनरली वोट देने का अधिकार होता है, जिसको मताधिकार बोलते हैं, उससे वंचित रखा गया है। ठीक है, डिस लगा हुआ है ना, डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब उनको उनके मताधिकार से वंचित रखा गया है। ऐसी कई कम्युनिटी को वर्ल्ड में लगता है कि उनकी जो आवाज है और उनकी जो स्थिति है उसको अभी मताधिकार से वंचित रखा गया है। अब ये जो देखिए, आप अगर थोड़ा भी इंग्लिश हमको मालूम है तो अगर हम देख रहे हैं इनमें कहीं पर भी कोई ऐसी गलती नहीं नजर आ रही है, वॉइसेस, पोजीशंस। ठीक है, और इसी वर्ड को बार बार दिया गया है, कभी डी वाई लगा दिया, कभी डी के बाद आई के बाद डबल एस लगा दिया, कभी सिंगल एस लगा दिया। ठीक, तो उसका मतलब ये तो बात बिल्कुल समझ में आ गई कि प्रॉब्लम यहीं कहीं है, इन चारों में से ही। अब सही स्पेलिंग क्या होती है, सही स्पेलिंग होती है डी आई एस ई एन एफ आर ए एन सी एच आई एस ई डी। ठीक, उसमें से डिसएनफ्रेंचाइज्ड कौन सा सही है, ये सही है, स्पेलिंग सही है ना। डी वाई भी गलत है, डी वाई भी गलत है, और डी आई डबल एस भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो गया, 5th। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग कम से कम 5 दिन लगाते हैं, 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे, टोटल 10 घंटे का हमारा ये लेसन होता है। ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर। उसने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कमी रह गई हो। ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग, उसने कहा कि हो सकता है कुछ यहाँ पर कमी रह गई हो। अब ये है इनडायरेक्ट में, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। अब डायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, ही सेड। ठीक,
और फिर क्या करते हैं हम लोग, कॉमा लगाते हैं। फिर हम लोग जो उसने कहा किसी और के बारे में बता रहा है तो कोटेशन मार्क से शुरू करते हैं। समथिंग एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब ये माइट है तो माइट की जगह क्या होगा, माइट की जगह मे होगा, माइट को मे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और इस दैट को हटा देंगे, ये दैट रिमूव कर देंगे, यहाँ दैट नहीं आएगा, ठीक है। जो दैट जो है कंजंक्शन होता है, इसको हटा देते हैं जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। समथिंग मे बी मिसिंग इन, देयर को क्या कर देते हैं कन्वर्ट, हियर। या जब मैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ाता हूं तो क्या बोलता हूं, हियर को किस में कन्वर्ट करते हैं, देयर में, तो हियर, ठीक है। समथिंग मे बी मिसिंग इन हियर। चलिए, तो हमारा पहला ही आंसर हो गया। कुड बी नहीं हो सकता, इज बीन नहीं हो सकता, हैड नहीं हो सकता, मे को माइट में चेंज करना है, हियर को देयर में चेंज करना है, सेड की जगह दैट आना है। अगर हमको, सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता, हमें उल्टा करना है, तो हमने ये समझ लिया। तो स्टेप्स अगर आपको मालूम है, बहुत ईजी सवाल था। इसका आंसर नंबर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये जो ईडियम है इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। अ ग्रीन हॉर्न, अब अगर आपका लिटरल मीनिंग समझे तो ग्रीन मतलब हरा, हॉर्न मतलब सींग, तो क्या हुआ, हरा सींग। अब हरा सींग तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हरा। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अनुभवहीन हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलूंगा, सपोज किसी के बारे में कि आई एम अ ग्रीन हॉर्न व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग। सपोज किसी को ड्राइविंग करनी नहीं आती, गाड़ी चलाना नहीं आता, तो वो क्या बोलेगा कि आई एम अ ग्रीन हॉर्न, मतलब मैं अनुभवहीन हूं जब ड्राइविंग की बात आती है, ठीक है। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब कि अनुभवहीन व्यक्ति। अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा नहीं है। इनएक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवहीन। क्लेवर मतलब चालाक, चतुर। स्किल्ड मतलब कुशल। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब मैंने वैसे ही आपको बताया, ऐसा व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, जो अनुभवहीन हो। तो ग्रीन हॉर्न का क्या हो गया, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया इनएक्सपीरियंस्ड। कहीं रजिस्टर बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, उसको लिखते जाइए, ठीक है। इसका ग्रीन हॉर्न का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि रीअरेंज, अच्छा चलो PQRS का क्वेश्चन है ये। वाइल फिजिकल मूवमेंट, वाइल मतलब जबकि, फिजिकल मतलब शारीरिक, मूवमेंट मतलब हलचल। जबकि शारीरिक हलचल, क्या कह रहे हैं, एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल, is important for children or learning, the part of teachers and students, movement and facial expressions on। ये कह रहे हैं जबकि शारीरिक मूवमेंट। अब यहां से समझ में आ रहा है कि क्यों सही है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, जबकि शारीरिक मूवमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही बैठ रहा है। वाइल फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल, ये भी नहीं बन रहा। वाइल फिजिकल मूवमेंट द पार्ट ऑफ टीच, ये भी नहीं बन रहा। वाइल फिजिकल मूवमेंट, ये भी नहीं बन रहा। तो क्या बन रहा है, वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, जबकि शारीरिक जो मूवमेंट है, हलचल है, वो बच्चों के लिए जरूरी है। ऑल लर्निंग, सभी शिक्षा, ऑल लर्निंग एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल, सभी लर्निंग जो एक्टिविटीज हैं, यानी कि जो सभी शिक्षा जो है, शिक्षा की जो एक्टिविटीज हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल लर्निंग एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल
मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जबकि शारीरिक मूवमेंट जरूरी है बच्चों के लिए, ऑल लर्निंग एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल। सारी जो लर्निंग, सारी जो सीखने वाली एक्टिविटीज हैं वो उसमें नहीं जरूरत होती है फिजिकल मूवमेंट की, उसमें शारीरिक मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है। एंड फेशियल एक्सप्रेशन, और जो चेहरे के जो भाव होते हैं ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट के शारीरिक जो मूवमेंट है और जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी उनके जो चेहरे के भाव हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है टीचर और स्टूडेंट को। ठीक है, तो जबकि शारीरिक मूवमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, सारी जो सीखने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है फिजिकल मूवमेंट की या चेहरे के भाव की ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्यू, क्यू के बाद हुआ पी, पी के बाद हुआ एस, एस के बाद हुआ आर। तो QPSR इज द QPSR ये। ठीक है, इजी है बनाना, तो मतलब बिल्कुल ही आसान था ये। तो मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा है कि कैसे समझाऊं, बनने को तो 1 सेकेंड है, क्योंकि और कुछ बन ही नहीं रहा इससे, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा है। वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, ऑल लर्निंग एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए उसका आंसर हो गया 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, पर्यायवाची सिनोनिम बताना है हमें, किसका, अनाउंस का। अनाउंस की हिंदी क्या होती है, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। ठीक है, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। द पार्टी डिनाउंस्ड हिज एक्टिविटीज, पार्टी ने उसकी कार्यकलापों की निंदा करी। ठीक है, उसके बाद अगला है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है कोई चीज गुप्त। हाइड मतलब छिपाना, और एडवर्टाइज मतलब किसी चीज का विज्ञापन करना। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी अनाउंस करती है कि हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये नया मॉडल लॉन्च किया है, तो वो क्या कर रही है, एक्चुअली एडवर्टाइज ही तो कर रही है। तो अनाउंस का मतलब निंदा तो हो ही नहीं सकता, गुप्त भी नहीं हो सकता, छिपाना भी नहीं हो सकता, क्या होगा अनाउंस का, एडवर्टाइज। आपको क्या बताना है, सिनोनिम, पर्यायवाची। ठीक है, तो अनाउंस का आंसर हो गया घोषणा, का पर्यायवाची हो गया विज्ञापन, अनाउंस का सिनोनिम हो गया एडवर्टाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक इडियम हमें बताना है, उसका मीनिंग बताना है करेक्ट। इन व्हील एंड वो, व्हील एंड वो का मतलब क्या होता है कि खुशी के टाइम भी, मतलब और बुरे के टाइम भी। ठीक है, मतलब जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो तब भी, और जब बहुत खराब कर रहे हो तब भी। ठीक है, इन व्हील एंड वो इडियम का मतलब ये होता है। अब पहला है इन सैड एंड ग्लूमी डेज। सैड मतलब दुखी वाले, और ग्लूमी मतलब निराशाजनक, दुखी और निराशाजनक। जबकि ये तो कह रहा है कि अच्छाई में भी, बुराई में भी, अच्छे समय में भी, खराब समय में भी। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एक ही बातें कर रहे हैं कि दुखद टाइम में भी और निराशाजनक टाइम में भी। इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स मतलब खुशी में भी और अच्छे टाइम में भी। ये भी गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सुख में और शोक में, अच्छे टाइम में और खराब टाइम में। ठीक है, व्हील का मतलब सुख और वो का मतलब शोक। इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, वो बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, समृद्ध, समृद्धता के टाइम। और एडवर्सिटी मतलब किसी एडवर्स टाइम में, मतलब विपत्ति के टाइम में। ठीक है ना, तो यहां पर ही तो बताया मैंने आपको, सुख में और शोक में, तो इसका मतलब समृद्धि के टाइम या विपत्ति के टाइम। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3rd।
इन डिस्पेयर एंड फेलियर, डिस्पेयर मतलब निराशा और फेलियर मतलब असफलता, तो निराशा के टाइम या असफलता के टाइम, ठीक है ना, ये भी नहीं हुआ। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धता और एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, व्हील मतलब सुख और वो मतलब शोक। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि हमें पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम बताना है, किसका? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है? ही इज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज वर्क, बहुत ही सक्षम है, भली भांति कर लेता है अपने कार्य को, ठीक है ना। जब आप कोई कार्य करने में बहुत सक्षम होते हैं तो बोलते हैं कॉम्पिटेंट। हमें बताना है पर्यायवाची। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल कोई चीज, उलझी हुई। पुअर मतलब होता है गरीब, बेचारा। कैपेबल मतलब होता है कोई चीज समर्थ हो, और बिगिनर मतलब होता है कि शुरुआत करना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में कॉम्पिटेंट है बहुत, तो इसका मतलब क्या है? वो समर्थ है ना, तो कैपेबल है, ठीक है ना। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क मतलब ही इज कॉम्पिटेंट ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट आर, कॉम्पिटेंट का ये सिनोनिम है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। ब्लैक की जगह रेड पेन यूज करें, रेड ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल डैश प्रोग्रेस। इसका फिल इन द ब्लैंक हमें भरना है, बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे, यदि आप हर दिन कुछ करने का प्रयास करेंगे, यू विल डैश प्रोग्रेस, तो आप कुछ प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब होल्ड मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना या पकड़ो। गेट मतलब होता है किसी चीज को पाना। मेक मतलब होता है किसी चीज को बनाना। और कैच मतलब भी पकड़ना ही होता है, ठीक है। तो यदि आप, इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे, यदि आप कुछ रोज करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, यू विल प्रोग्रेस के साथ में क्या आता है? प्रोग्रेस बनाई जाती है, तो क्या आएगा? यू विल मेक प्रोग्रेस, ठीक है। यू विल मेक प्रोग्रेस, आप प्रगति को प्राप्त करेंगे या आप प्रगति को बनाएंगे। आप कोई चीज रोज काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी जो प्रोग्रेस है वो बनेगी, ठीक है ना, ऐसे। बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ इज नेवर लीनियर और द लर्निंग इज नेवर लीनियर। लर्निंग का ये लीनियर ग्राफ कभी नहीं होता, मैं क्लास में भी बताता हूँ। जैसे सपोज ये हो गया फर्स्ट मंथ, ठीक है, 2 मिनट बस, बीच बीच में मोटिवेशन भी जरूरी है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर ऐसे बढ़ा लीजिए। तो ग्राफ ऐसे बढ़ता है प्रोग्रेस का लाइफ में। बहुत से लोग यहाँ आके दम तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए मैं बाद में एकदम से शूट करता है ये। तो इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल मेक प्रोग्रेस, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो ऐसा वर्ड बताइए जिसकी स्पेलिंग गलत हो, इनकरेक्ट हो। पहला है पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब होता है क्या? पियर्सिंग मतलब होता है जैसे हम लोग कान पियर्स कराने जाते हैं ना, तो कान छेदने जाते हैं, तो इसका मतलब होता है छेदना। या और भी इसका मतलब होता है, और मतलब होता है जैसे बहुत कोई चीज़ चुभना, जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हाट अ पियर्सिंग कोल्ड, बहुत चुभने वाली ठंडक। स्लीक मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अच्छी डिज़ाइन करी हो, बहुत ही अच्छी हो जो, ठीक है ना, वेरी स्लीक डिज़ाइन ऑफ द कार। कार का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बढ़िया है। पाई मतलब एक किसी चीज़ का टुकड़ा, पाई ऑफ द केक। इच मतलब कोई चीज़ खुजली जिसको बोलते हैं इच, ठीक है। तो
ITCH ये भी सही है, PIE ये भी सही है, SLEEK ये भी सही है। गलती कहाँ है? गलती है यहाँ। और क्या गलती है? बहुत छोटी सी, PIERCING, ये सही वर्ड है। तो स्पेलिंग में क्या गलती थी? ई इधर था, आई इधर था, ठीक है ना। और पियर्सिंग का मतलब होता है छेदना किसी चीज को, पियर्सिंग ईयर। या पियर्सिंग कोल्ड भी बोलते हैं। इट वॉज अ पियर्सिंग कोल्ड यस्टरडे, बहुत चुभने वाली ठंडक थी, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। ये तो आप मतलब वही जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, रीडिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? जम्बल्ड ऑर्डर में सेंटेंसेस दिए हैं और उनको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ में, ठीक है। अच्छा, क्या है सेंटेंस? अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस यस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। पैंथर मतलब तेंदुआ, रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस मतलब एक घुस गया एक घर के अंदर, यस्टरडे कल, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर खाने की तलाश में, और शेल्टर मतलब होता है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आश्रय, आश्रय की तलाश में। तो एक तेंदुआ एक घर के अंदर घुस गया था कल खाने और आश्रय की तलाश में। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज एंड रैन टू द हाउस बट द स्केर्ड एनिमल हैड रन अवे थ्रू द विंडो बाय देन। जो गांव वाले थे, जो ग्रामीण थे, उन्होंने उसकी चीखने की आवाजें सुनी और उसके घर की तरफ दौड़े, बट द स्केर्ड एनिमल, बट जो डरा हुआ जानवर था वो भाग चुका था खिड़की से, ठीक है। अब विलेजर्स हैड हर्ड हिज क्राइज, किसकी क्राइज? तेंदुए की चिल्लाने की आवाज तो होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पहले ही एनिमल की बात कर दी कि जो डरा हुआ एनिमल है। तो यानी कि यहाँ से तो शुरुआत हो नहीं सकती, क्योंकि हिज क्राइज बता रहे हैं तो किसी व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज बता रहे हैं ना, उसको उसके बारे में बताया होगा पहले, तो बी तो हो नहीं सकता, ए हो सकता, इसलिए मैंने उसके ऊपर क्रॉस का निशान नहीं लगाया। इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू अ रूम वेयर अ यंग मैन नेम्ड जॉनी वाज स्लीपिंग, who suddenly woke up and realized that the beast was roaming around his bed। तो कह रहे हैं कि यह चुपचाप उसके कमरे में घुस गया। सीक्रेटली स्लाउच्ड मतलब चुपचाप दबे पांव किसी चीज में कोई काम करना, इनटू अ रूम, वो चुपचाप दबे पांव उसके कमरे में घुस गया। वेयर अ यंग मैन नेम्ड जॉनी वॉज स्लीपिंग, जहां जॉनी नाम का एक युवक सो रहा था। हु सडनली वोक अप, जो अचानक जाग गया, एंड रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ, दैट द बीस्ट वॉज रोमिंग अराउंड हिज बेड, कि वो जो बीस्ट मतलब वो जो जानवर, खतरनाक जानवर, रोमिंग अराउंड मतलब घूम रहा है, अराउंड हिज बेड, उसके बिस्तर के चारों तरफ। अब यहाँ आ गया इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू अ रूम। अब इट एक प्रोनाउन है, मतलब कहीं ना कहीं इट किसी के बारे में बात कर रहा होगा ना, तो इससे तो शुरुआत नहीं हो सकती। इसको भी मना कर देते हैं कि बी से भी नहीं शुरू हो सकता, सी से भी नहीं शुरू हो सकता। जस्ट एज द पेंथर वॉज अबाउट टू लीप ऑन हिम मतलब उसके ऊपर छलांग लगाना। तो जैसे ही वो तेंदुआ उसके ऊपर छलांग लगाने वाला था, ही स्विफ्टली शॉट आउट ऑफ द बेड। स्विफ्टली मतलब तेजी से, शॉट आउट ऑफ द बेड मतलब एकदम से बाहर निकला अपने बिस्तर से, एंड हिड इन अ क्लोजेट, और एक क्लोजेट मतलब एक कोठरी में छुप गया। हिड मतलब छुपना, ठीक है। तो जैसे ही तेंदुआ उसके ऊपर छलांग लगाने वाला था, वैसे ही वो स्विफ्टली मतलब जल्दी से अपने बेड से उतर गया, बाहर निकला, एंड हिड इन अ क्लोजेट, और एक कोठरी में छिप गया, ठीक। अब जब पैंथर उसके ऊपर छलांग लगाएगा, उसके पहले पैंथर घुसेगा ना कहीं, तो पहला तो सबसे पहले ये बात समझ में आ गई कि यहाँ से इंट्रोडक्शन हो रहा है। क्या? कि एक तेंदुआ एक घर में घुसा और किसकी तलाश में? फूड और शेल्टर की तलाश में कल घुसा था। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन हो गया,
मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, जब PQRS के 2-3 को वीडियोस बनाए हैं, कि हमेशा सबसे पहले जहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है ना उसको देखिए। तो इसका मतलब एक बात क्या तय हो गई कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, ए से होगी। ठीक, अब जैसे ही वो घुसा सर्च में, उसके फूड और अपने शेल्टर, आश्रय और खाने की तलाश में, it secretly slouched into a room where a young man named Johnny was sleeping। अब जब वो घुसा तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो उसके रूम में चुपचाप घुसा जहां पर एक जॉनी सो रहा था। ठीक है ना। अब अगर जैसे सपोज आप यहाँ से देखिए, ए एक ये है, यानी कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, तो ए के बाद सी है कि ए के बाद बी है। अब ए के बाद बी क्यों नहीं हो सकता, यहाँ क्या है, द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, ग्रामीणों ने उसकी चिल्लाने की सुनी। किसके चिल्लाने की सुनी, पहले तो उसका नाम होगा ना, कहीं उसका नाम है जॉनी, तो उसका मतलब पहले तो ये आना चाहिए। तो ए के बाद क्या आया, सी, कि इट सीक्रेटली स्लाउज इनटू अ रूम। इट मतलब क्या, ये पैंथर, तेंदुआ, ये तेंदुआ उसके रूम में चुपचाप घुस गया। तो ए के बाद सी आया। ठीक है, अब सी के बाद क्या है, जब उसके कमरे में घुस गया तब वो जॉनी जो है वो एकदम से जगा और उसने रियलाइज किया कि वो जो खतरनाक जानवर है वो उसके बिस्तर के, बेड के चारों तरफ रोमिंग कर रहा था, मतलब घूम रहा था। जस्ट एज द पैंथर वॉज अबाउट टू लीप ऑन हिम, जैसे ही पैंथर उसके ऊपर छलांग लगाने वाला था, अब जब घूम रहा था उसके चारों तरफ, उसके बाद ही तो छलांग लगाएगा, तो ए सी के बाद डी आ गया। ही स्विफ्टली शॉट आउट ऑफ द बेड, वो बेड से जल्दी से बाहर निकला और एक क्लोजेट में घुस गया। तो ठीक है, उसके बाद आखिर में क्या हुआ, जब वो घुस गया तो वो चिल्लाया होगा, तो उनके विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, ग्रामीणों ने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी, उसके घर की तरफ दौड़े, बट द स्केर्ड एनिमल, जो डरा हुआ जानवर था, वो खिड़की से भाग चुका था। उसके बाद भी आ गया, बिल्कुल सीक्वेंस सही बन गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ए सी डी बी, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये कह रहे हैं कि जो उपयुक्त एंटोनिम है, जो उसका उल्टे का उल्टा मीनिंग है, उसको आप बताइए। ठीक है, फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम इज कंसीडर्ड एज अ ट्रिवियल इश्यू। ये कह रहे हैं कि फेलियर टू कैरी हॉल टिकट मतलब परीक्षा में हॉल टिकट ले जाना, टू द एग्जाम ना ले जाना, फेलियर मतलब ना ले जाना, फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम, एग्जाम में हॉल टिकट ना ले जाना इज कंसीडर्ड एज अ ट्रिवियल इश्यू, एक मामूली बात मानी जाती है। ठीक है, तो अब अंडरलाइन बोल रहे हैं, ये अंडरलाइन है ट्रिवियल में। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं कि दे फॉट ऑन अ ट्रिवियल इश्यू, मतलब उन्होंने एक बहुत मामूली से इश्यू पे, मामूली सी बात पे लड़ाई कर ली। ठीक है, लड़ाई लड़ने लगे। ठीक है ना, आई नो इट साउंड्स ट्रिवियल बट आई एम वरीड अबाउट इट, मैं जानता हूं कि ये एक मामूली बात है लेकिन मैं इसके बारे में चिंतित हूं। तो ट्रिवियल का मतलब मामूली। चलिए अब आगे देखते हैं। अंडररेटेड का मतलब कम किसी चीज को कम आंकना, उसको बोलते हैं अंडररेटेड। ठीक है, काइंड मतलब दयालु, प्रॉब्लमेटिक मतलब समस्याग्रस्त, और सीरियस मतलब गंभीर। हमें क्या बताना है, उल्टा एंटोनिम। ठीक है, तो अगर कोई चीज मामूली है, ट्रिवियल है, तो उसका उल्टा क्या होगा, कोई चीज सीरियस होगी ना, गंभीर होगी, कोई गंभीर मुद्दा, और हम बोलते थे सीरियस इश्यू, गंभीर मुद्दा, और हम बोलते थे ट्रिवियल इश्यू, उसका उल्टा, ट्रिवियल मतलब मामूली। तो ट्रिवियल जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मतलब होता है मामूली, और उसका एंटोनिम क्या हो गया, सीरियस। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से।
अच्छा, ये संडे के दिन ये मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा हो सकता है, मतलब घर से कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा हो सकता है आवाज़ वगैरह आए बैकग्राउंड में, नॉइज़, तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, द क्लोथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे। तो हमें क्या करना है कि ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है सेंटेंस, और इसका हमें करेक्ट एक्टिव फॉर्म निकालना है, ठीक है। अब दुकान द्वारा कपड़े मंडे को, सोमवार को डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो एक्टिव पैसिव, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे टोटल 8 आवर्स का ये चैप्टर होता है, ठीक है। और एक्टिव पैसिव में फ़र्क क्या होता है? मेन एक्टिव में जो फोकस होता है, जो पहले दिन हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे होता है, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, या हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता, जो व्यक्ति कार्य को करता है, ठीक है। और पैसिव में क्या होता है? पैसिव में फोकस जो है वो या तो ऑब्जेक्ट पे होता है, यानी जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट, और या फिर एक्शन पे होता है, यानी जो कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम, ये पैसिव वॉइस में है, कैसे मालूम? दो बात। पहली बात तो ये कि जो फोकस है वो क्लॉथ्स पे है, ऑब्जेक्ट पे है, ठीक। अब और दूसरी बात कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बी के साथ डिलीवर की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो इससे ये बता रहा है कि ये पैसिव है। तो अब हमें सबसे पहले इसको एक्टिव बनाने के लिए क्या करना है? हमें फोकस किसके ऊपर लेके आना है? सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो फोकस अगर हमें सब्जेक्ट के ऊपर लेके आना है, तो द क्लोथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप। तो करता कौन है? कौन करेगा डिलीवर कपड़ों को? शॉप करेगी ना। तो इसका मतलब हमें हर हालत में शॉप को आगे लेके आना है, तो द शॉप हो गई, ठीक है। अब मैंने बोला था कि टेंस चेंज नहीं होता, तो द क्लोथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे। तो कपड़ों को कौन डिलीवर करेगा? शॉप करेगी। तो द शॉप विल डिलीवर द क्लॉथ्स ऑन मंडे, ठीक है। यहां पर फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर था, और यहां फोकस किसके ऊपर आ गया? शॉप के ऊपर, यानी सब्जेक्ट के ऊपर। यहां पर पैसिव वॉइस है तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस है तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो द शॉप विल डिलीवर द क्लोथ्स ऑन मंडे, इसमें कौन सा है? ये वाला सही है, द शॉप विल डिलीवर द क्लोथ्स ऑन मंडे, ठीक है। तो अभी हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास इतना समय हमको अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूं, लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट है समझना वो ये कि एक्टिव वॉइस में फोकस सब्जेक्ट के ऊपर होता है, और पैसिव वॉइस में फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, और या फिर एक्शन के ऊपर होता है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो क्या कह रहे हैं? अ पीस ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। लिविंग मतलब जीवित, टिश्यू की हिंदी क्या होती है? हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊतक, और प्लांट जैसे पौधा, दैट इज ट्रांसप्लांटेड, जिसका हम प्रत्यारोपण करते हैं सर्जिकली, मतलब सर्जरी के द्वारा। एक ऐसा टुकड़ा जीवित टिश्यू का या पौधे का जिसको हम सर्जिकली ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि सर्जरी के द्वारा एक लिविंग टिश्यू या प्लांट का, पौधे के टुकड़े को या जीवित टिश्यू को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, या जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यारोपित करते हैं, उसका, इस पूरे प्रोसेस का एक वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है निशुल्क या फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है।
ये है गुरमे। गुरमे का मतलब क्या होता है? गुरमे का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत टेस्टी हो, स्वादिष्ट हो। जैसे हम लोग लिखते हैं अ गोरमे मील, ठीक है, स्वादिष्ट खाना या स्वादिष्ट डिश। ग्रेशियस का मतलब होता है कोई चीज़ दयालु, बड़े हृदय वाला। और जो ग्राफ्ट होता है ना, उसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह सर्जिकल प्रोसेस द्वारा, सर्जरी के द्वारा प्लांट की जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है, उसको बोलते हैं ग्राफ्ट, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं स्किन ग्राफ्ट। तो जैसे सपोज किसी की दुर्घटना में कहीं कोई स्किन जल गई, बर्न हो गई, ठीक है ना, तो शरीर के दूसरे हिस्से से स्किन सर्जरी के द्वारा निकाल के, और जहां पर वो जल जाता है वहां पर उसको उसको बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। या जैसे आप पौधों में भी देखते होंगे कि माली करता है, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कलम, ठीक है ना। जैसे सपोज कोई फूल है, उसको काट के और दूसरी जगह लगा देना, ठीक है। तो उसका इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट करना, ठीक है। चलिए, समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एन मेडिसिन टू द पेशेंट, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो डॉक्टर ने नर्स को, मरीज को एक दवा देने को कहा। अब कैसी दवा? ऑफिशियल दवा। ऑफिशियल मतलब यहां क्या जैसे होता है? आधिकारिक। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है जैसे एमिनेंट पर्सनालिटी, प्रख्यात दवा। ऑल्टरनेट मतलब वैकल्पिक दवा। या इंसाइटफुल, इंसाइटफुल मतलब हिंदी में क्या होगा? जैसे कोई चीज ज्ञान देती है, ज्ञानवर्धक कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई एक मेडिसिन है, वो देनी है एक पेशेंट को, अब वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसका एक ऑल्टरनेट मेडिसिन देते हैं, ठीक है ना। जैसे केमिस्ट क्या जाते हैं हम दवाई लेने, वो कहता है ये वाली तो दवाई नहीं है लेकिन इसका ऑल्टरनेट अवेलेबल है, मतलब जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है लेकिन कंपनी दूसरी है, तो आप कहते हैं ठीक है इसका ऑल्टरनेट दे दीजिए। तो द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एन ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक मेडिसिन, ठीक है। और कोई आधिकारिक मेडिसिन कुछ नहीं होती, प्रख्यात मेडिसिन कुछ नहीं होती, इंसाइटफुल ज्ञानवर्धक मेडिसिन कुछ नहीं होती। मेडिसिन कैसी होती है? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, वैकल्पिक मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? एडमिनिस्टर एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइंड पोर्शन। जो अंडरलाइन पोर्शन है उसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढने के लिए बोला है। तो हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम देख लेते हैं कि एरर कहाँ हो सकती है। तो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड। उनके लिए इस दुनिया में रहना असंभव होगा। इफ ईच ऑफ देम न्यू एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड इट स्टोर फॉर देम। यदि उनमें से प्रत्येक को एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक पता हो, फेट मतलब भाग्य, कि भाग्य ने उनके लिए क्या रखा हुआ है, कि भाग्य में उनके लिए क्या रखा है। अब मुझे तो अंडरलाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप सबको भी, अगर आप भी इंग्लिश रीडिंग करते हैं, ये लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया कि एरर कहाँ है। लेकिन फिर भी चलिए एक्सप्लेन करना है। पहला अंडरलाइन पढ़ते हैं। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, उनके लिए यह असंभव होगा। इफ ईच ऑफ देम न्यू, यदि उनमें से प्रत्येक जानता है, जानता था या जानता होगा, ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में जीवित रहना, इसमें भी कहीं गलती नजर नहीं आ रही है। एग्जैक्टली वॉट फेट हैड इट स्टोर फॉर देम, कि भाग्य ने उनके लिए क्या रखा हुआ है। तो एग्जैक्टली वॉट फेट, फेट मतलब भाग्य, हैड इट स्टोर फॉर देम नहीं होगा, वॉट फेट हैड इन स्टोर फॉर देम,
तो व्हाट फेट हैड इन स्टोर फॉर देम। ठीक है, तो यहां पर इट नहीं आएगा बल्कि इन आएगा, यही गलती है, क्योंकि भाग्य ने उनके लिए क्या रखा है, मतलब भाग्य ने अपने अंदर उनके लिए क्या रखा है, तो इट की तो कोई बात ही नहीं है, इन अंदर रखने के लिए इन की बात आती है, तो यहाँ इन आएगा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम थी, तो ग्रामेटिकल एरर इस पोर्शन में है। ठीक है, आंसर नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ये कह रहे हैं कि जो भी ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? सब्जेक्ट के ऊपर। केंद्र जो होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है। और पैसिव वॉइस में किसके ऊपर होता है? या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है और या एक्शन के ऊपर होता है, जो कार्य हो रहा है। अब यहाँ क्या है? प्रिया वॉशेस हर क्लोथ्स इन द इवनिंग। प्रिया शाम को अपने कपड़े धोती है। अब कौन कपड़े धो रहा है? डूअर कौन है? कर्ता कौन है एक्शन का? प्रिया। तो प्रिया सब्जेक्ट हो गई, तो बिल्कुल सही बात है, जो फोकस है वो एक्शन सब्जेक्ट पे है, तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है? किसको धोया जा रहा है? किसके ऊपर कार्य किया जा रहा है? क्लोथ्स के ऊपर। तो यानी कि शुरुआत तो क्लोथ्स की होगी। दूसरी बात, कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, तो प्रिया वॉशेज किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, SEIS लग के आ रहा है वर्ब के साथ, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ठीक है, एक नॉर्मल कार्य जो रेगुलर किया जाता है उसकी बात हो रही है कि कपड़े वो अपने शाम को धुलती है। तो इसका मतलब जो पैसिव वॉइस होगी वो भी किसमें होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगी। ठीक है, तो द क्लोथ्स, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है तो क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए पैसिव वॉइस में, ये भी मैंने आपको बताया। अब यहां वॉज आ गया, वॉज हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, हमें बात करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। द क्लोथ्स इज वॉश्ड, अब यहाँ क्लोथ्स है, प्लूरल है, तो इज तो नहीं आ सकता, इज सिंगुलर के लिए आता है। द क्लोथ्स वर, तो यहां वर भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पास्ट की बात हो गई। द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाई प्रिया इन द इवनिंग, तो क्लोथ्स भी सही है, आर भी सही है, वॉश्ड भी सही है, तो ये बी की फॉर्म होती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाई प्रिया इन द इवनिंग, ये सही है। ठीक है, आंसर हो गया थर्ड। क्लियर? तो हमने ये देखा कि जो पैसिव वॉइस है उसमें फोकस हमारा किसके ऊपर आ गया? ऑब्जेक्ट के ऊपर। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी। मॉडर्न डे स्टूडेंट मतलब जो आधुनिक समय का जो छात्र है, इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यंत, विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ क्या है वो? अत्यंत। पहला देख लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। हिंडर्ड मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, हिंड्रेंस से बना हिंडर्ड। डिसकनेक्टेड मतलब जो कनेक्ट ना हो। ड्रियरी मतलब होता है नीरस, उबाऊ। और सेवी मतलब क्या होता है? सेवी मतलब होता है समझदार, या किसी चीज में इंटरेस्ट रखने वाला, या किसी चीज में बहुत ही तेज। ठीक है, किसी चीज की अच्छी समझ रखने वाला, किसी चीज में बहुत निपुण या तेज, उसको बोलते हैं सेवी। तो यहां ये बात समझ में आ रही है क्या? कि द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली सेवी विद टेक्नोलॉजी। जो आज का स्टूडेंट है वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही अच्छी समझ रखने वाला है, बहुत तेज है।
दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के कारण वो काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। वाइल देयर राइटिंग स्किल्स में नॉट बी टॉप नॉच, हालांकि उनकी जो राइटिंग स्किल्स है यानी कि उनकी जो लिखने की शक्ति है वो टॉप नॉच ना हो। मतलब टॉप नॉच का मतलब क्या हुआ कि शीर्ष स्तर की, बहुत ऊंचे स्तर की उनकी राइटिंग स्किल्स नहीं हो सकती, ये मान सकते हैं। दे डू राइट, वो फिर भी लिखते हैं। कर्टसी, कर्टसी मतलब होता है किसी चीज के द्वारा। डैश एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट, हालांकि उनकी जो लिखने की स्किल है, कौशल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन वो फिर भी लिखते हैं। कर्टसी, एफिनिटी मतलब जुड़ाव, उनका जो इंटरनेट पे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उनसे जो उनका जुड़ाव है उसकी वजह से वो लिखते हैं। ठीक है, कर्टसी किसकी, अब देखते हैं यहाँ कर्टसी क्या है। देयर, दे आर, डेयर और देयर। तो अब हमें इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार मतलब समझ लेते हैं। ये लगभग सब एक ही जैसे लग रहे हैं इसको छोड़ के। इसका डेयर का मतलब होता है साहस, ठीक है। देयर का मतलब क्या होता है, देयर जो है एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है जनरली, जैसे लिखते हैं कि द बुक इज ओवर देयर। या तो इस जो सेंटेंस हमने पढ़ा एफिनिटी वाला, उसमें कहीं इसकी बात तो हो नहीं रही, ना तो साहस की बात हो रही है, ना इस एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है। ये तो शॉर्ट फॉर्म है दे आर का, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये क्या है, देयर जो है एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है किसी चीज को बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है कि देयर बाइक इज ब्लैक, मतलब उनकी जो बाइक है वो ब्लैक कलर की है। या देयर कार इज रेड, यानी कि बता रहे हैं देयर मतलब उनकी पोजीशन बता रहे हैं कि उनकी बाइक जो है वो ब्लैक कलर की है। तो यहां क्या बता रहे हैं कि कर्टसी देयर एफिनिटी मतलब उनका जुड़ाव, तो यहां पर क्या आएगा, यहां देयर आएगा। हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाउ एवर, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो गया था, क्वेश्चन नंबर 22 का पहला, देयर। However, one skill that has been dash is listening skill, यद्यपि एक जो कौशल है, एक जो स्किल है जो प्रभावित हुई है, अफेक्टेड मतलब प्रभावित होना, इज लिसनिंग स्किल। लेकिन जो आजकल का मॉडर्न डे स्टूडेंट है उसकी जो एक कौशल जो उसका प्रभावित हुआ है वो कौन सा हुआ है, सुनने की शक्ति। और कैसे अफेक्ट हुआ है, एंड वन स्किल दैट हैज बीन डैश अफेक्टेड, मतलब कम अफेक्ट हुआ है, पूरा अफेक्ट हुआ है, मध्यम अफेक्ट हुआ है, तो यहां पर वो बात आएगी, ठीक है ना। एंड वन स्किल दैट हैज बीन डैश अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। थॉरली, थ्रू, होलिस्टिकली या डेली। थॉरली मतलब पूरी तरह से, थ्रू मतलब होता है किसी चीज के माध्यम से, हॉलिस्टिकली मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल अंतर्निहित होके, या जिसे कहते हैं कि शुरू से लेके अंत तक, और डेली मतलब प्रतिदिन, ठीक है। हॉलिस्टिकली हम जनरली एक पॉजिटिव वर्ड होता है, पॉजिटिव चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वन स्किल दैट हैज़ बीन थॉरली अफेक्टेड, मतलब जो ऐसी स्किल जो पूरी तरीके से अफेक्ट हुई है, पूरे तरीके से एक स्किल जो है वो प्रभावित हुई है, वो है उनकी सुनने की शक्ति, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो गया, थॉरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर एक्सट्रीमली पुअर लिसनर, वो एक बहुत ही खराब श्रोता हैं। जो आजकल के मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं वो एक बहुत ही खराब श्रोता हैं। एक्सट्रीम क्या श्रोता है, मतलब कोई तरह की तो स्किल होती है ना। अब ये देखिए
क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो यहां बता रहे कैसे लिसनर है? पैसिव, पैसिव मतलब निष्क्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय, डिस्टिंक्टिव मतलब विशिष्ट, अलग अलग, और डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कोई चीज जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, जिसका प्रदर्शन किया जाए। ठीक है, तो अब यहां क्या कह रहे हैं कि आजकल का जो मॉडर्न डे स्टूडेंट है, लेखक ये कह रहा है कि वो एक्सट्रीमली पुअर किस टाइप का लिसनर है? एक्टिव लिसनर है। मतलब लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो आजकल का मॉडर्न डे स्टूडेंट है, आजकल का जो आधुनिक छात्र है, वो बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर है। मतलब कि किसी चीज को ध्यान दे के नहीं सुनता है वो। मतलब जैसे कोई व्यक्ति अपना फोन पे लगा हुआ है, कोई छात्र, और उसके घर में उसके माँ बाप, या कहीं आप देखिए कि 4 लोग 5 लोग, कहीं आप देखिए रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो सब लोग अपने फ़ोन पे लगे हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो वो दूसरा वाला हाँ या हूँ में जवाब दे रहा है। ठीक है ना? तो मतलब वो कह रहा है कि आजकल का जो मॉडर्न डे स्टूडेंट है वो एक्टिव लिसनर नहीं है। मतलब जो सामने वाला बात कह रहा है उसकी तरफ देख के, उसकी तरफ पूरी बात समझ के और उसका जवाब दे, उसको बोलते हैं एक्टिव लिसनर। तो कह रहे हैं कि आजकल का जो छात्र है, मॉडर्न डे स्टूडेंट है, वो एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही खराब उन एक्टिव लिसनर है। इफ दिस इश्यू इज नॉट एड्रेस्ड, अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया, व्हाट वी मे बी हेडिंग टू इन द फ्यूचर, तो भविष्य में हम किधर की तरफ जा रहे होंगे, इज अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। चंक मतलब होता है बहुत बड़ा टुकड़ा, एक बहुत सारे ऐसे लोग जो विश्व में होंगे विद पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग, जिनकी जो लिसनिंग यानी सुनने की जो जिनकी क्षमता होगी वो, या जो उनका कौशल होगा वो बहुत ही खराब होगा। एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर, और एक बहुत सारा नंबर, बहुत सारी संख्या ऐसे लोगों की होगी जो कि निष्क्रिय लिसनर होंगे। निष्क्रिय लिसनर मतलब जो एक्टिव लिसनर का उल्टा है। मतलब आपके सामने बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी बात सुन रहे हैं, बट उनका दिमाग कहीं या ध्यान कहीं और है। रिसर्चर्स से दैट, जो शोध करता है वो ये कहते हैं, लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी। शोधकर्ता ये कहते हैं कि जो सुनना है, लिसनिंग, वो सहानुभूति का, एम्पैथी मतलब समानुभूति कह लीजिए, का एक बहुत बड़ा घटक है। इंग्रेडिएंट मतलब उसका एक पार्ट है, और प्राइम मतलब बहुत प्रधान पार्ट है। एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, और जो विश्व होगा वो बहुत गरीब हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लेनेट। विश्व जो है बहुत गरीब हो जाएगा उनकी संख्या में। किनकी संख्या में? विश्व में। यहां 5th नंबर पे उसका आंसर लिखा होगा, देखिए क्या है। सिंपैथाइजर्स, सहानुभूति रखना, सहानुभूति रखने वाले, या एम्पैथाइजर्स, समानुभूति रखने वाले, या डोनर्स मतलब जो लोग दान करते हैं, या कैरेक्टर्स जो लोग ऐसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द प्लेनेट। ठीक है, तो यहां क्या होगा? एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ। अभी इन्होंने एम्पैथी की बात करी कि शोधकर्ता ये कहते हैं कि सुनने की क्षमता जो है, सुनने का जो कौशल है, वो प्राइम इंग्रेडिएंट होता है, सबसे प्रधान घटक होता है कि किसके लिए? समानुभूति के लिए। एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्पैथाइजर्स, क्योंकि एम्पैथी की बात करी है, तो यहां क्या आएगा? एम्पैथाइजर्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो कि एक दूसरे से एम्पैथी रखते हैं, समानुभूति रखते हैं, ऐसे लोगों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। वर्ल्ड बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत गरीब हो जाएगा जो ग्लोब है या जो विश्व है, वो ऐसे लोगों की संख्या में जो लोग एम्पैथी रखते हैं। ठीक है, सिंपैथी, अभी मुझे कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, कई बार मैं खुद बताने लगा हूँ अब क्लास में।
सिंपैथी मतलब सहानुभूति और एम्पैथी मतलब समानुभूति। अंतर क्या है? एक ही जैसा लगता है। तो सिंपैथी मतलब होता है कि अफसोस, ठीक है, या दुख। जैसे सपोज ईश्वर न करे, ऊपर वाला न करे, किसी के घर में या आपके दोस्त के किसी सपोज उसके फादर की डेथ हो गई, ठीक है, तो सिंपैथी क्या कहती है कि आप अफसोस या दुख प्रकट कर रहे हैं। मैं यही एग्जांपल देता हूं जनरली क्लास में। एम्पैथी का मतलब होता है करुणा या दया, ठीक है। तो जो सिंपैथी प्रकट करने का मतलब है, आप एक दिन गए, अपने अफसोस या दुख प्रकट किया और अपने घर आ गए, अपने कामों में लग गए, अपनी पढ़ाई में लग गए। एम्पैथी का मतलब क्या है कि आपने उनके घर की प्रॉब्लम को समझा कि मेरा जो दोस्त है वो एक गरीब घर का है, उसके पिता ही एकमात्र व्यक्ति थे जो पैसा कमा के लाते थे, उसी से उसका घर चलता था। तो आपने क्या किया, घर में आपने आपके पास जो भी पैसे थे, आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात करी, उसके लिए 1 महीने का राशन खरीदा, उसके घर में जाके दे के आए ताकि उनके घर का खर्चा चल सके। आप कुछ पैसे भी दे आए, आप हर एक दिन छोड़ के उनके यहाँ जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं समझने की कि उनके यहाँ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको बोलते हैं एम्पैथी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। चलिए, तो फिफ्थ का आंसर हो गया था हमारा एम्पैथाइजर्स। फोर्थ का आंसर हो गया था एक्टिव। इसका आंसर हो गया था थॉरोली। इसका आंसर हो गया था देयर। और इसका आंसर हो गया था सेवी, ठीक है। तो टोटल ये हमारे पैराग्राफ के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने आज इस वीडियो में, इस क्लास में हमारा 1 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कैलेंडर बना लूँ या ऐसा कुछ कर लूँ ताकि इसमें हम लोग जल्दी जल्दी और भी मतलब हमारा जो पेपर सॉल्व करने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और मेरे साथ प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया अभी ये है कि मैं जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसके बाद जो मुझे समय मिलता है उसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक। जैसे मैं अब आज संडे को घर पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इस वीक में मुझे थर्सडे के बाद टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। चलिए, तो आशा है आपको ये जो हमारा शिफ्ट 2 का 1 दिसंबर 2022 का पेपर था, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया एक एक क्वेश्चन पे टाइम ले लेके, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए, तो लाइक करें और कमेंट करें इस वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।